हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भरत कुमार नेमा है। राउस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और मेरी आशा है कि शायद यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन किन राजवंशों ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था? तो ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार, चंदेल, परमार, प्रघुत राजवंश। तो सही कूट है 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। देखिए, बात यह हो रही है कि उज्जैन को किस डायनेस्टी ने अपनी राजधानी बनाया है। तो पहला है गुर्जर प्रतिहार। तो बिल्कुल गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी उज्जैन रही है। गुर्जर प्रतिहारों के जो वास्तविक संस्थापक हैं वो नागभट्ट प्रथम माने जाते हैं और उन्होंने उज्जैन को राजधानी बनाया था। बाद में फिर राजधानी कन्नौज स्थानांतरित होती है, वो बात की बात है, पर उज्जैन राजधानी रही। चंदेलों की राजधानी कभी भी उज्जैन नहीं रही है। इनकी राजधानी क्या थी? चंदेलों की खजुराहो थी। ठीक है ना, तो चंदेलों की राजधानी खजुराहो थी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तीसरा है परमार। तो परमार, बिल्कुल परमार वंश के शासकों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? उज्जैन थी। बाद में फिर राजधानी को धार बनाया गया है ना, तो ये तो सही हो जाएगा। और चौथा प्रघोत राजवंश। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद थी, उसमें से अवंती महाजनपद थी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी भी उज्जैन थी, इसलिए यह भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन पहला, तीसरा, चौथा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अल बरूनी ने निम्नलिखित में से किससे डाहल प्रदेश के शासक के रूप में उल्लिखित किया है? तो ऑप्शन है राजा भोज, गांगेयदेव, विद्याधर, आनंदपाल। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी, गांगेयदेव। तो ध्यान रखिएगा, डाहल प्रदेश का मतलब ही क्या होता है? डाहल प्रदेश का मतलब है महाकौशल का क्षेत्र है, महाकौशल का क्षेत्र। और अल बरूनी ये गजनवी के समकालीन है और अल बरूनी ने एक रचना लिखी है जिसका नाम क्या है? किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद नाम की पुस्तक में इन्होंने गांगेयदेव को डाहल प्रदेश के शासक के तौर में बताया है। गांगेयदेव की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, ये त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक हैं। त्रिपुरी के कलचुरी वंश, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो गांगेयदेव त्रिपुरी के कलचुरी वंश के शासक हैं और गांगेयदेव ने विक्रमादित्य की उपाधि को भी धारण किया है। तो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करने वाले कलचुरी वंश के शासक कौन है? गांगेयदेव हैं। और गांगेयदेव, ध्यान रखिएगा, राजा भोज के भी समकालीन हैं और गजनवी के भी समकालीन हैं। ठीक है, गजनवी की और राजा भोज दोनों के समकालीन है। राजा भोज का गांगेयदेव से युद्ध भी हुआ था जिसमें गांगेयदेव पराजित हुए थे, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे अन्य विकल्पों की यदि हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अन्य विकल्पों में जैसे राजा भोज हैं, तो ध्यान रखिएगा राजा भोज के बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। तो ये परमार वंश के राजा हैं। धार है ना इनकी राजधानी थी, है ना, धार वाले क्षेत्र प्रमुख इनका केंद्र था। विद्याधर जो हैं ये चंदेल वंश के शासक हैं, है ना। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि गजनवी की भारत में महत्वाकांक्षाओं को रोकने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वो कौन थे? विद्याधर ही थे। ठीक है ना। और आनंदपाल ये पंजाब के हिंदू शाही वंश के शासक थे। गजनवी ने आनंदपाल को पराजित किया था, इसे आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कवि बिलहड़ ने किस शासक की राज्यसभा में गंगाधर नामक विद्वान को पराजित किया था? बड़ा अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है सम्राट हर्ष, राजा भोज, राजा कर्ण, यशोवर्मन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। राजा कर्ण की राज्यसभा में बिलहड़ ने गंगाधर नामक विद्वान को पराजित किया था। तो ये जो हम बात कर रहे हैं इसकी जानकारी हमें, ध्यान रखिएगा, जानकारी हमें कौन देता है? तो मेरुतुंग देते हैं। तो मेरुतुंग नाम के विद्वान हैं, है ना, मेरुतुंग नाम के विद्वान है, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। अब यदि हम बिलहड़ की बात करें तो ये बिलहड़ कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये कश्मीर के कवि थे, है ना, और बाद में ये, है ना, मध्य भारत आते हैं और मध्य भारत आने के बाद गंगाधर नामक विद्वान को राजा कर्ण की राज्यसभा में पराजित करते हैं। बाद में ये बिलहड़ दक्षिण भारत चले जाते हैं और चालुक्यों के साम्राज्य में जाते हैं, चालुक्यों के क्षेत्र में जाते हैं और यहाँ पर जाके उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, विक्रमांक देव चरित नाम की एक पुस्तक लिखी है ना। तो विक्रमादित्य छठवें, है ना, के दरबार में रहे हैं, इसलिए उन्हीं पर विक्रमांक देव चरित नाम की एक पुस्तक बिलहड़ के द्वारा लिखी गई है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। अब ऑप्शन में चूंकि राजा कर्ण है तो ध्यान रखिएगा, राजा कर्ण भी बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। इनका संबंध भी त्रिपुरी कलचुरी राजवंश से रहा है और इन्हें हिंद का नेपोलियन कहा जाता है, हिंद का नेपोलियन। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है ना। तो भारत का नेपोलियन कौन है? समुद्रगुप्त है। हिंद का नेपोलियन पूछा जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा राजा कर्ण। चलिए ठीक है, आगे बढ़े।
अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय के लेखक हैं। ऑप्शन है कृष्ण मिश्र, विल्हड़, विद्यापति, धनंजय। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कृष्ण मिश्र। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना ये काव्य है, ये रचना है। कृष्ण मिश्र ने ये रचना 11वीं शताब्दी में लिखी है। तो पूछा जा सकता है ना 11वीं शताब्दी कब लिखी गई है? तो 11वीं शताब्दी में लिखी गई है। दूसरा, यह जो रचना है ये चंदेल शासकों से संबंधित है, चंदेल शासक से संबंधित है। तो किस चंदेल शासक से संबंधित है? तो कीर्ति वर्मा। तो ध्यान रखिएगा, चंदेल शासक कीर्ति वर्मा के दरबारी कवि कौन थे? कृष्ण मिश्र थे। और इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? प्रबोध चंद्रोदय लिखी है। अच्छा, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है, प्रबोध चंद्रोदय में कीर्ति वर्मा के लिए या कीर्ति वर्मा के शासनकाल को है ना प्रलयंकारी है ना शासन के तौर पर भी उल्लेखित किया है ना। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। चलिए आगे बात करें। अगर अन्य विकल्पों की यदि हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, अन्य विकल्पों में जैसे आपके बिल्हड़ हैं, तो मैंने बताया विक्रमांक देवचरित, इनकी रचना कौन सी है? विक्रमांक देवचरित नाम की रचना है ना, इसे आपको याद रखना है। विद्यापति, इनकी रचना है पदावली है ना, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है ना। और धनंजय की रचना है 10 रूपक है ना, 10 रूपक। तो इसे भी आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है 10 रूपक। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? है ना। ऑप्शन है उपेंद्र, सियक द्वितीय, वाकपति मुंज, सिंधुराज। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सियक द्वितीय। ध्यान रखिए, एमपीपीएससी ने सियक द्वितीय से प्रश्न पूछा है ना, तो फिर से पूछे जाने की संभावना है। अब प्रश्न ये कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। तो वैसे तो पहले संस्थापक उपेंद्र माने जाते हैं, तो परमार वंश के संस्थापक पूछा जाए तो आपका आंसर आ जाएगा उपेंद्र। पर स्वतंत्र शासक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पहले सियक द्वितीय के पहले जो भी राजा हुए हैं उन्होंने राष्ट्रकूटों की अधीनता को स्वीकार किया है, राष्ट्रकूटों के सामंत रहे हैं। पर सियक द्वितीय ने राष्ट्रकूटों पर हमला किया और राष्ट्रकूटों की कैपिटल थी मान्यखेट। तो मान्यखेट को लूटा है इन्होंने है ना, यहाँ से राष्ट्रकूटों की अधीनता को नकार दिया गया है, इसलिए प्रथम स्वतंत्र शासक कहा जाता है सियक द्वितीय को। बाद में कुछ अन्य चीज देखें तो सियक द्वितीय के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? वाकपति मुंज। वाकपति मुंज के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? सिंधुराज होते हैं। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे अगला प्रश्न है, स्टेटमेंट क्वेश्चन है, चंदेल वंश के अंतिम शासक महलक देव थे है ना। दूसरा है परमार वंश के अंतिम शासक कीरत सिंह थे। तो क्या सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या कोई नहीं? तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, देखिए कोई नहीं है ना, दोनों ही कथन गलत है ना, क्योंकि चंदेल वंश के अंतिम शासक महलक देव थे, ये तो गलत हो जाएगा है ना। तो आप क्या आ जाएगा? अब यहाँ चंदेल वंश की यदि अंतिम शासक पूछा जाता है तो हम्मीर देव है ना, हम्मीर वर्मा थे है ना। ध्यान रखिएगा, हम्मीर वर्मा को चंदेल वंश का अंतिम शासक माना जाता है। और यदि पूछा जाए कि चंदेल वंश के अंतिम महान शासक कौन थे, अंतिम महान शासक की बात की जाती है, तो ध्यान रखिएगा आपका आंसर क्या आ जाएगा? परमार्दी देव। ठीक है ना, तो परमार्दी देव ही अंतिम महान शासक थे। ठीक है, कई बार ऑप्शन में हम्मीर वर्मा नहीं होंगे है ना, तो फिर आपका आंसर परमार्दी देव ही आएगा। ठीक है ना। अब ध्यान रखिएगा, परमार्दी देव के दरबार में 2 बड़े सामंत थे, एक का नाम था आल्हा, एक का नाम था उदल। और आल्हा और उदल बड़े महान सामंत माने गए हैं है ना। इन पर आल्हा खंड लिखा है जिसमें 52 युद्धों का वर्णन है ना लोक कवि जागनिक के द्वारा किया गया है। ठीक है, यहाँ एक चीज और याद रखना है कि परमार्दी देव को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था है ना, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। दूसरा, परमार वंश के अंतिम शासक कीरत सिंह थे, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि परमार देव के अंतिम शासक थे महलक देव। ये परमार वंश के अंतिम शासक हैं और महलक देव को ही अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क ने पराजित किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति एन उल मुल्क ने महलक देव को पराजित किया था। तो इस प्रकार महलक देव मतलब परमारों के शासन का अंत हो जाता है और मालवा का क्षेत्र है ना खिलजियों के पास पहुंच जाता है। इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है, गांवरी या गौरी अभिलेख से किस
परमार शासक की सैन्य उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है? अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन है वाकपति मुंज, राजा भोज, जयसिंह प्रथम, उदयादित्य, है ना। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, वाकपति मुंज। ध्यान रखिएगा, वाकपति मुंज परमार वंश के एक मतलब शक्तिशाली शासक हुए हैं और इनसे संबंधित अभिलेख है गाओरी अभिलेख। ये गाओरी अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, उज्जैन से प्राप्त हुआ था। और इस अभिलेख के जो रचनाकार थे वो कनक नाम के विद्वान माने जाते हैं। और इस अभिलेख से हमें वाकपति मुंज की, है ना, राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है ना। तो एमपीपीएससी के हिसाब से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है। राजा भोज परमार वंश के एक शक्तिशाली राजा हुए हैं, है ना, और राजनीतिक विजय तो हासिल करी है, साथ ही साथ उससे ज़्यादा सांस्कृतिक, है ना, चीज़ों के लिए ये जाने जाते हैं। राजा भोज के उत्तराधिकारी थे जयसिंह, है ना। मैं हमेशा बोलता हूँ शक्तिशाली राजा के बाद के उत्तराधिकारी पूछता है एमपीपीएससी, तो ध्यान रखिएगा भोज के उत्तराधिकारी कौन थे? जयसिंह प्रथम थे। और जयसिंह के उत्तराधिकारी कौन होते हैं? उदयादित्य होते हैं। ये वही उदयादित्य हैं जिन्होंने उदयपुर नगर बसाया है विदिशा के पास में। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सही मिलान नहीं है। धनंजय, दस रूपक, धनिक, अवलोक, हलायुद्ध, अभिधान, रत्नमाला और राजा भोज हास्य चूड़ामणि। तो कौन सा सही मिलान नहीं है? मतलब रचनाओं से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखते हैं आंसर डी, है ना, सही आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि राजा भोज की रचना हास्य चूड़ामणि नहीं है ना। हास्य चूड़ामणि जो लिखा है वो वत्सराज नामक विद्वान के द्वारा लिखा गया है। और ध्यान रखिएगा वत्सराज की ये जो रचना है वो हास्य प्रसाद पर लिखी गई है, हास्य व्यंग्य वाला ग्रंथ है। ठीक है ना। अब हम राजा भोज की बात करें तो ध्यान रखिएगा इन्होंने 84 विषयों पर ग्रंथ लिखे हैं। कई सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके, जैसे कि सरस्वती कंठाभरण, है ना, नाम की रचना सबसे प्रमुख मानी जाती है। बाकी अदर रचनाओं में देखें तो श्रृंगार प्रकाश इनकी रचना है ना। श्रृंगार प्रकाश, विद्या विनोद है, विनोद, चारु चर्चा है। ठीक है ना, युक्ति कल्पतरु है ना, राजमटांड है। तो ऐसी कई सारी रचनाएं राजा भोज के द्वारा लिखी गई हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजा भोज को कविराज भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा राजा भोज को कविराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक। बाकी की धनंजय, दस रूपक बिल्कुल सही है, धनिक की अवलोक बिल्कुल सही है, हलायुद्ध, अभिधान, है ना, रत्नमाला बिल्कुल सही है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रयागराज में समाधि लेकर प्राणों को त्याग दिया था? है ना। ऑप्शन है विद्याधर, परमार्दिदेव, नन्नुक, राजा धंग, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, राजा धंग, है ना। राजनीतिक तौर पर भी बड़े शक्तिशाली रहे हैं, साथ ही साथ आध्यात्म के क्षेत्र में भी ये जाने जाते हैं, मंदिर निर्माण के लिए भी ये जाने जाते हैं। तो इन्होंने बाद में, है ना, प्रयागराज में समाधि लेकर गंगा यमुना के तट पर अपने प्राणों को त्यागा है। अब राजा धंगी की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये चंदेल वंश के महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं और इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया है। मंदिर हैं तो ध्यान रखिए ना, इन्होंने खजुराहो में पार्श्वनाथ मंदिर, तो पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण राजा धंगी के द्वारा कराया गया है। ठीक। विद्याधर के बारे में बात करें तो ये भी चंदेल वंश के शासक हैं और इन्होंने गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का अंत किया है ना, तो ऐसा माना जाता है। परमार्दिदेव के बारे में हम बात कर चुके हैं। परमार्दिदेव चंदेल वंश के अंतिम महान शासक माने जाते हैं, आला उदल इन्हीं के दरबार में थे, है ना। और पृथ्वीराज चौहान ने इन्हें पराजित किया था। नन्नुक ये चंदेल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। तो चंदेल वंश के संस्थापक कौन है पूछा जाता है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? नन्नुक। कब स्थापना करी है चंदेल वंश की? तो 9वीं शताब्दी, ये आपको याद रखना है। तो 9वीं शताब्दी में, है ना, खजुराहो के पास में चंदेलों ने अपने राज्य को स्थापित किया है। चलिए आगे बात करते हैं। सही मिलान नहीं है ना। कनकटनाथ मंदिर, है ना, कीर्तिराज, सास बहु मंदिर महिपाल, चतुर्भुज मंदिर यशोवर्मा, 64 योगिनी मंदिर राजा धंग। तो क्या सही मिलान नहीं है? मंदिर और उनके संस्थापक से प्रश्न पूछा गया है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर डी आ जाएगा। 64 योगिनी मंदिर राजा धंग के द्वारा नहीं बनाया गया, अभी हमने बात करी थी 64 योगिनी मंदिर। तो फिर, है ना, ध्यान रखिएगा सबसे पहली बात तो ये मुरैना में है ना,
मध्य प्रदेश में 2 64 योगिनी मंदिर है, एक मुरैना में एक जबलपुर में। तो अभी हम बात कर रहे हैं मुरैना वाली। तो 64 योगिनी मंदिर मुरैना में है, ध्यान रखना। और ये कच्छप घात वंश के राजा हैं, कच्छप घात वंश के राजा हुए हैं देवपाल। तो कच्छप घात वंश के राजा देवपाल है ना के द्वारा यह मंदिर बनाया गया था। और ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना, इस मंदिर का जो डिजाइन है गोलाकार है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर के स्थापत्य से प्रेरित होकर ही है ना भारत का संसद भवन बनाया गया है। ठीक है, अन्य विकल्पों की यदि हम बात करते हैं है ना, तो बिल्कुल सही है। कनकनाथ मंदिर कहाँ पर, कीर्तिराज के द्वारा बनाया गया है। ये भी कच्छप घात वंश के शासक हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, सासबहू मंदिर महिपाल के द्वारा बनाया गया है, ये भी कच्छप घात वंश के शासक हैं है ना, वंश के शासक हैं। चतुर्भुज मंदिर यशु वर्मा के द्वारा बनाया गया है, खजुराहो में बनाया गया है ना। खजुराहो समूह के मंदिरों में एक महत्वपूर्ण मंदिर के रूप में इसे जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ तक ही आज के लिए है, अगले लेक्चर में हम आगे बात करेंगे। और मुझे विश्वास है या आशा करता हूँ कि आप सभी को भी ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।